बिहार के विधानसभा के चुनाव इस साल नवंबर में होने हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। इस साल के बिहार चुनाव में बहुत पार्टी और उनके नेताओं का भविष्य टिका हुआ है। तो चलिए देखते हैं बिहार का चुनावी समीकरण क्या कहता है। इस बार बिहार की चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और तीसरी तरफ अन्य दल है, जिसमें जन सुराज एक मुख्य भूमिका में दिख रही है। बिहार का चुनाव किसी भी पार्टी के लिए जटिल और कठिन रहा है। बिहार में चुनाव जीतने के लिए पार्टियों को कई समीकरण बिठाने पड़ते हैं। तो एक एक करके देखते हैं इन सभी पार्टियों का बिहार चुनाव को लेकर क्या गठजोड़ है। पहले स्थिति देखते हैं बीजेपी की। वैसे तो बीजेपी पूरे देश में धुआं धुआं कर रही है। एक के बाद एक दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरने वाली है। लेकिन बाकी राज्यों की तरह बीजेपी के लिए बिहार का चुनाव उतना सरल नहीं रहेगा। अभी तक बिहार में कभी बीजेपी का सीएम नहीं रहा है। बीजेपी हमेशा से सपोर्टिंग रोल में ही रही है। बीजेपी के पास ऐसा कोई प्रभावशाली नेता नहीं है जो उन्हें 122 के चमत्कारी आंकड़े के पार ले जाए। सीट शेयरिंग का मुद्दा भी बीजेपी के लिए एक कठिन काम रहेगा। बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ना होगा मेजॉरिटी के करीब जाने के लिए, लेकिन गठबंधन के दल इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। बीजेपी किसी भी तरह से नीतीश कुमार को नाराज़ नहीं करना चाहती, चाहे वो सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या उनके खिलाफ कोई बयानबाजी। उन्हें यह डर है कि नीतीश से नाराज़गी उन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स, वो भी चाहती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले और जीतन राम मांझी की अपनी सीट और एरिया में पकड़। इससे बीजेपी के लिए किसी भी सीट शेयरिंग के फार्मूले तक पहुंचना थोड़ा कठिन ही रहेगा। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी के लिए एक संकट बन सकती है। बीजेपी का वोट बैंक ज़्यादातर अपर कैस्ट ही रहा है, लेकिन इस बार वो पिछड़े वर्ग का भी वोट जुटाने में लगी हुई है। हाँ, लेकिन बीजेपी के पास एक सीक्रेट सुपरस्टार है और वो है आरएसएस। आरएसएस ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने माइक्रो मैनेजमेंट से बीजेपी को हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में ज़बरदस्त तरीके से जीत दिलवाई है। अब देखना पड़ेगा कि क्या बिहार में भी आरएसएस वो चमत्कार कर पाएगी। अब ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अब बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू की स्थिति देखते हैं। नीतीश कुमार जी कभी इधर कभी उधर करते हुए 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है। उनके खिलाफ अभी बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। कई बार दल बदलने के कारण उन्हें पलटू राम भी कहा जाने लगा है। कोई भी पक्ष नीतीश कुमार के इस रवैये से इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता। जेडीयू का वोट बैंक पिछड़ा और अति पिछड़ा जातीय वर्ग रहा है, जिनकी आबादी लगभग 26% है। जेडीयू को 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 12% मुस्लिम वोट मिला था। अब वक्फ संशोधन बिल के बाद देखते हैं कि ये वोट कितना घटता है और ये वोटर आरजेडी की तरफ कितना शिफ्ट होता है। इस बिहार के चुनावी खेला में एक और पार्टी जोर लगा रही है और वो है एलजेपी। चिराग पासवान इस पक्ष के मुखिया है। लोकसभा में 5 की 5 सीट जीतने के बाद चिराग पासवान वही परफॉर्मेंस दोहराना चाहेंगे। पिछली बार अकेले लड़ने के बाद उनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जेडीयू का बड़ा नुकसान किया था। अब जेडीयू और एलजेपी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन फिर भी ये सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर आलोचना करते रहते हैं। सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए भी जाने जाते हैं। पिछली बार उनको 30 सीटें नहीं देने पर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था। इस बार देखते हैं गठबंधन उन्हें कितनी सीट देता है और कितनी सीटें जीत पाते हैं। इस बिहार के चुनावी खेला में एक पार्टी वैसे तो बड़ी है, लेकिन इस खेला में कोई बड़ी भूमिका में नज़र नहीं आती।
हाँ, हम कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस का हाल तो ये है कि छोटे दल कांग्रेस को सीट दे रहे हैं, बल्कि कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी है इसका उल्टा होना चाहिए था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 40 में से 9 सीट पर चुनाव लड़ा था और उसमें से भी सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी। अब बाकी पार्टियों को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना एक घाटे का सौदा लग रहा है। कांग्रेस अपनी खोई हुई चुनावी ज़मीन वापस पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहेगी। कांग्रेस के पास भी बिहार में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो पार्टी को बिहार में उभार सके। जातीय समीकरण में कांग्रेस के पास ऐसा कोई मजबूत वोट बैंक भी नहीं है। अपर कास्ट वोट बीजेपी के पास है। लोअर कास्ट में जेडीयू, एलजेपी और एचएएम यानी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा की पकड़ है। यादव और मुस्लिम समाज का वोट आरजेडी को जाता है। तो इस तरह ऐसा कोई वोट बैंक कांग्रेस के पास नहीं है। अभी और सीट शेयरिंग की बात चल रही है, तो देखते हैं कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी इस चुनाव में मजबूती से एनडीए के सामने खड़ी है। तेजस्वी यादव को इस चुनाव से बहुत उम्मीदें हैं। जेडीयू के खिलाफ अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी के चलते आरजेडी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का अनुमान है। यादव और मुस्लिम समाज हमेशा से आरजेडी का लॉयल वोट बैंक रहा है, लेकिन आरजेडी की जंगल राज वाली छवि उनके लिए अभी भी परेशानी का मुद्दा बन रही है। वैसे तो तेजस्वी यादव अच्छे से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अन्य दल उनकी नबी फेल वाला मुद्दा भी उछालते रहते हैं। लालू यादव जी पर कई करप्शन के आरोप होने के बावजूद आरजेडी का प्रदर्शन पिछली विधानसभा में अच्छा रहा है। आरजेडी का ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक यादव और मुस्लिम समाज से आता है। तो देखते हैं आरजेडी का परफॉर्मेंस क्या रहता है और क्या तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री होने का सपना पूरा हो पाएगा। लेफ्ट पार्टीज भी बिहार में इंडिया अलायंस का हिस्सा है। पिछले इलेक्शन में लेफ्ट पार्टीज का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। 2020 के विधानसभा इलेक्शन में सीपीआई ने 16 सीटें जीती थी, तो इस बार उन्हें सीट शेयरिंग में ज़्यादा सीटें चाहिए। सीपीआई का भी वोट बैंक दलित और महादलित से ही आता है। इस चुनाव के सीट शेयरिंग में महागठबंधन से सीपीआई 40 से 45 सीट की मांग कर सकती है और कई अन्य छोटे दल हैं जैसे हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा एचएएम एनडीए का हिस्सा है और इस बारी के चुनाव के सीट शेयरिंग में 25 सीटों की डिमांड रख सकता है। 2020 के चुनाव में एचएएम ने 4 सीटें जीती थी। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी इस पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी है। इस पार्टी ने भी पिछली विधानसभा में 4 सीटें जीती थी। एआईएमआईएम ये भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। 2020 के बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। एआईएमआईएम आरजेडी का मुस्लिम वोट अपनी तरफ कर सकती है, जिससे आरजेडी को नुकसान हो सकता है। इन सब पार्टियों को साथ लेकर सीट शेयरिंग का फार्मूला बनाना दोनों बीजेपी और इंडिया अलायंस के लिए एक मुश्किल काम है। इन सब के बीच प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी बड़ी सुर्खियों में है। प्रशांत किशोर जैसी हवा बना रहे हैं। लगता है वो इस चुनाव में किंग मेकर का काम कर सकते हैं। प्रशांत किशोर जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर भले ही चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास राजनीति को लेकर अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने एज ए चुनाव रणनीतिकार कई पार्टियों को चुनाव जीतने में मदद की है। वो जानते हैं कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी अभी नहीं है। उनके पास शायद उतनी मात्रा में कार्यकर्ता नहीं है जो अन्य पार्टियों के पास है, लेकिन जिस एग्रेशन से वो प्रचार कर रहे हैं तो उस हिसाब से उन्हें 8 से 9% वोट मिलने की संभावना है। प्रशांत किशोर जात पात छोड़कर विकास पर राजनीति करना चाहते हैं। शायद प्रशांत किशोर को उम्मीद है कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 2015 के चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया था, उसी तरह वे भी बिहार में वैसा कुछ चमत्कार कर सकते हैं। एनडीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, आरजेडी पर लगे करप्शन और जंगल राज के आरोप और कांग्रेस की कमज़ोर स्थिति क्या प्रशांत किशोर को किंग बनाएगी या किंग मेकर, ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद।